ये अधिकारी सब ससुरा सरकारी अधिकारी हो गए ना, तू निकाल के बैठ गया, ऐसा ऑफिस में कुछ होने वाला नहीं है इनसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मूर्ख बाबा पे स्वागत है। वीडियो का यही हिस्सा सुन के मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, और जो उनके जो व्यूअर हैं, खासकर जिन्होंने ये वीडियो देखा है, उनके सामने ये वीडियो मेरे ख्याल से ज़रूर जाना चाहिए। ये टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैंने जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो MOEF का वेबसाइट है, प्लस मेनली सेंट्रल वाटर कमीशन का वेबसाइट है, अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, अब उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जल शक्ति मंत्रालय का वेबसाइट है। ठीक है, तो चलिए पहले उन्हीं के वीडियो के कुछ क्लिप्स शुरू करते हैं, और उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी खुद क्लैरिफाई करूं आप लोगों के हेल्प से, और जितना पॉसिबल है कि मैं आप लोगों को बता सकूं। अब इस पर बैराज बना दिया गया। आप कहेंगे कि सर अगर इसमें बैराज बना दिया गया है तो फाटक लग गया है, तो इस नदी से किसी नाव को जाना होगा तो कैसे जाएगी? तो उसके लिए एक साइड से आर्टिफिशियल नदी बनाई जाती है और यहां से क्रॉस करके इस नदी को इसमें लेके चले जाया जाता है। तो ये बैराज, अब देखिए वो बोल रहे हैं कि ये बैराज है, इस बैराज में अगर फाटक है तो कैसे जो है नाव क्रॉस करेगा। तो उन्होंने जो डायग्राम बनाया है, एक्चुअली ये नेपाल है, नेपाल इंडिया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, और ये पहाड़ है, ये जंगली एरिया है, देखिए एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये 2-3 किलोमीटर ऊपर से पहाड़ स्टार्ट होता है, तो पानी जो है इधर से इधर बह रहा है। ठीक है, पानी इधर से इधर बह रहा है। क्लियर हो गया? अब वो बोल रहे हैं कि इस तरह से एक रास्ता बाईपास बना दिया गया है नाव के जाने के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्लियर देखिए, अब यही ड्राइंग मैंने बता दिया है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्लियर देखिए, ये कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ दिख रहा है ना, लेकिन क्या ये रास्ता है? आप ये देखिए, इस पोर्शन को देखिए, ये पूरा एकदम ग्रीन है, मिट्टी भरा हुआ है, ये भी पूरा ग्रीन है, मिट्टी भरा हुआ है, और यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है कैनाल के ऊपर। उस चैनल की चौड़ाई मैंने मेजर करके देखा, उस चैनल की चौड़ाई मात्र 11 फीट है। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 11 फीट के चैनल में यहाँ से मेरा नाव, स्टीमर वगैरह आएगा और यहाँ से घुस के जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? अगर आप लोगों को लगता है कि पॉसिबल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन जनरल जहाँ तक मुझे पता है और जो मैंने अभी स्टडी किया, इसी बैराज में कुछ डिजाइन इस तरह से रहता है कुछ गेटों का, जहाँ पे वाटर लेवल जो है बराबर रहता है, और जब भी कोई बोट को क्रॉस करना होता है तो उसको पूरा उठा दिया जाता है। अब इस बैराज में है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये इन जनरल ऐसा अरेंजमेंट होता है। लेकिन उन्होंने जो बोला है इस पर्टिकुलर बैराज में इस तरह से ऐसा कोई रास्ता है, तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। आप लोग जाओ गूगल मैप में गंडक ब्रिज इन वाल्मीकि नगर क्लिक करना, क्लिक करके और खुद से जो है एनलार्ज करके ये देख लेना कि क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होना चाहिए प्रॉपर नदियों को, जैसे उत्तर भारत जो होता है ना बाढ़ में डूब जाता है, जबकि आप दक्षिण भारत में देखिएगा, महाराष्ट्र के एरिया में तो किसान बेचारे सूखा पड़ने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ सूखा है, वहां पे पानी है, अगर हम लोग इसको जोड़ देते तो ऊपर। अब देखिए खान साहब यहाँ बात कर रहे हैं कि इस, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, इस जोन में जो रिवर है, इस जोन में जो रिवर है उसको इस जोन के रिवर से जोड़ देने की। अब शायद बात करते वक्त ये भूल गए हैं कि ये सेंट्रल हाईलैंड इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ का रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है? अब आप सभी लोगों को मालूम होगा, पानी जो है वो ढलान पे बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप बहता है। अगर नीचे से ऊपर ले जाना होगा तो हमें पंप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप ये लोग बताइए कि यहाँ से पानी हम यहाँ साउथ में जो रिवर है उनको जोड़ देंगे, बशर्ते ये ढलान के साथ साथ एकदम क्लियर कट ये प्लेन एरिया हो, ऐसा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप छोटा नागपुर का पठाड़ी ले लीजिए या मध्य प्रदेश का सेंट्रल हाईलैंड ले लीजिए। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे कि ये पोर्शन जो है उसका हाइट जो है इस तरफ के हाइट से, ये जो नॉर्थ इंडिया की हाइट है उससे ज़्यादा है। तो आप बताओ कि मेरा पानी यहाँ बहना शुरू हुआ और बीच में एक पहाड़ यहाँ पे है, मान लो, ठीक है, पहाड़ है, उसके बाद ये नीचे है, इधर पानी जाना है, इधर जाना है, तो क्या वो पानी बह के चला जाएगा? ये पूरे पहाड़ को जो है हटाना पड़ेगा, और पहाड़ को हटाने के लिए अब कोई बोलेगा कि पहाड़ को उतना काट दीजिए, तो पहाड़ को उतना काटना और उसको काटने से जो इकोलॉजिकल जो लॉस होगा उसके बारे में किसी ने सोचा है? उसके बारे में भी तो सोचना पड़ता है। ऐसे ही पर्यावरण को लेकर कितना हो हल्ला मच रहा है और इशू भी है, पर्यावरण को हमें बचाना भी है। तो इतना आसान नहीं है कि हम सोच लिए कि खट से लाइन एक बोर्ड पे खींचे, यहाँ जोड़ दिए और यहाँ पानी आने लगा, है ना। अब बाकी का इशू तो खैर बाद में डिस्कस करते हैं।
चलिए अब इंडिपेंडेंट डिस्कशन करते हैं कि नदियों को जोड़ने की परियोजना, मैंने हिंदी में बनाया है स्लाइड, अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हुआ हो तो सबसे मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। आप लोगों को बस बात समझना है, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो नदियों की जोड़ने की परियोजना में सबसे पहले तो फ़ायदा देखते हैं, क्या फ़ायदा है, ठीक है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी मिलेगा, ठीक है, और जहाँ बाढ़ है उस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निजात मिलने की संभावना है, ठीक है। तो ये पहला फ़ायदा हो गया जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा फायदा देखिए क्या है। दूसरा फायदा है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे जो है रेन, बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो अगर वहाँ पे पानी पहुँचेगा तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है चूँकि, है ना, तो वहाँ पे पानी पहुँचेगा तो हमारा कृषि उपज जो है बढ़ेगा, कृषि उपज बढ़ेगा तो हमारे अर्थव्यवस्था को जो है बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आज भी हमारा अर्थव्यवस्था जो है, हमारे लोग हैं मेनली कृषि पे ही जो है निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला फ़ायदा देखते हैं। अब अगला फ़ायदा है जैसे कोई रीजन है, कोई एरिया ऐसा होता है, कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे पानी नहीं होने की वजह से वैसे ही फसल को उगाया जाता है जो पानी कम खपत करे, मतलब पानी कम ले, ठीक है। तो अब अगर उस क्षेत्र में भी अगर पानी हम पहुँचा देंगे रिवर एक दूसरे से जोड़ के, तो क्या होगा, वैसे फसल जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी उनको भी उपज होगी, तो उपज होगी तो अब वहाँ के लोगों को वो पर्टिकुलर फसल जो है कहीं और से नहीं खरीदना पड़ेगा, उनको वो चीज़ सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है। अब अगला फ़ायदा देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक रिवर है और एक रिवर एक जा रहा है और ये रिवर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो अंतर्देशीय जलमार्ग है ना, या अंतर राज्यीय जलमार्ग दोनों जो है इसमें डेवलप होगा, ठीक है। हम अंतर्देशीय से अंतर्राज्यीय में भी लेके अपना बोट शिप जो भी है लेके आ सकते हैं, ये एक रास्ता हो जाएगा। मान लो कि ये कनेक्शन है और ये बहुत बड़ा कैनाल है, एक्चुअली यूजुअली छोटा कैनाल नहीं होता है जो खान साहब ने दिखाया है पिक्चर में। अभी जो प्रपोजल है कैनाल से कनेक्ट करने का, उनका लंबाई लगभग जो है 100 मीटर से लेके 500 मीटर तक की चौड़ाई है, लंबाई बोला सॉरी चौड़ाई है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैनाल बनेगा जिसकी चौड़ाई आधा किलोमीटर होगी, तो सोचिए जो कितना चौड़ा कैनाल बनेगा। तो ऐसे चौड़े कैनाल में हम आराम से भारी नाव वगैरह लेके जा सकते हैं, तो अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास होगा, साथ साथ अंतर्राज्यीय भी जलमार्ग का विकास होगा, ठीक है। अब अगला फायदा देखते हैं, नए रोजगार के अवसर। अब देखिए जैसे यहाँ एक रिवर है, यहाँ एक रिवर है, ठीक है, और यहाँ से जो है ये हमने कैनाल बनाया, तो पहला कैनाल बनाते समय जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा जब कैनाल बन जाएगा तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह का जो है बिजनेस, फिशिंग वगैरह का जो है काम, माने मछली मारने का, मछली का व्यापार जो होता है उसका जो है अवसर मिलेगा, जो इस कैनाल के जो है अगल बगल में रहेंगे। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कैनाल, आपको माइंड में लेके आना है कि 500 मीटर चौड़ा कैनाल है ना, मतलब लगभग एक छोटी नदी के बराबर ही होगा ये, तो वो नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिर अगला फायदा, जल विद्युत की अपार संभावना है। अब छोटे छोटे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो बहते हुए जल से जो विद्युत बनता है उसको जल विद्युत बोलते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लगभग जो है अभी एस्टिमेटेड जो है वो 34 गीगावाट का प्लांट इस पर बैठाया जा सकता है। 34 गीगावाट का मतलब आप समझ लो 34,000 मेगावाट। और मैं आप लोगों को एक डेटा आइडिया लगाने के लिए दे रहा हूँ कि एक बिहार जैसे स्टेट में लगभग 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए 6,000 मेगावाट की ज़रूरत होती है। दिल्ली में भी लगभग यही हिसाब किताब है, 6 to 7,000 मेगावाट की ज़रूरत, ये अप्रॉक्स है, ये डेटा आप देख सकते हैं इसी के आसपास। तो आप सोचिए कि कितनी बिजली उत्पादन की यहाँ पे संभावना है। वो अलग बात है कि अभी ऑफिशियली हमारा देश जो है पावर सरप्लस है, मतलब जितना पावर का ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली यहाँ पैदा हो रहा है या करने का क्षमता है। अब आप लोग मन में सोचेंगे तो बिजली कटती क्यों है, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। लेकिन आप ऑफिशियली अभी हमारा कंट्री जो है पावर सरप्लस कंट्री है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चिंता की बात देखते हैं। चलिए ठीक है, अब उन्होंने जो बोला कि अफसर लोग तोंद निकाल के, पेट निकाल के बैठा रहता है, तो अब मैं वो समझाता हूँ कि उनका जो है ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं और दिक्कत क्या है आखिर, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि रेशनल थिंकिंग करना चाहिए, रेशनल थिंकिंग करना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो
एक्सट्रीम थिंकिंग जो है, एक्सट्रीम थिंकिंग किसी भी समय के लिए जो है अच्छी बात नहीं होती है। जब कोई अधिकारी बनेगा तो उसको पता चल जाएगा, या लाइफ में कहीं भी आप रेशनल थिंकिंग करो और चीज़ों को सोचो समझो हर तरह से, ठीक है। चलिए अब चिंता की बात डिस्कस करते हैं फटाफट। जब ये बनेगा तो बहुत सारा नहर बांध जलाशय बनेगा, तो आप लोग खुद सोचिए कि जब बनेगा तो बहुत सारे लोग को विस्थापित करना पड़ेगा। आप सोचिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके शहर में बनता है, एक छोटा सा फ्लाईओवर बनता है, तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को हटाने में सालों साल लग जाता है। एक छोटा सा रोड बनता है तो उन लोगों को हटाने में सालों साल लग जाता है। तो आप सोचिए कि लगभग आइडिया है कि 15,000 किलोमीटर नहर खोदने की ज़रूरत पड़ेगी, और पता नहीं कितने बड़े बड़े जलाशय बनेंगे जिसमें पानी रखना होगा। रिजर्वायर मतलब तालाब का बहुत बड़ा स्वरूप आप समझ लीजिए, रिजर्वायर बोलते हैं। अब सोचिए कि इतना जहाँ ज़मीन चाहिए और वहाँ से लोगों को हटाना है। जैसे ही लोग आते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स भी आ जाता है, ठीक है। अब सारा दुनिया बाढ़ में डूब जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे बोलिए कि तू अपना ज़मीन दे दे जलाशय बनाने के लिए, कोसी बेल्ट में ही जाके बोलिए, वो अपना ज़मीन देगा जलाशय बनाने के लिए? बोलेगा कि नहीं, हम हर साल डूबेंगे, हमारा ज़मीन क्यों, किसी और का ज़मीन ले लीजिए। ये तो सभी कोई सोचता है ना, प्लस पॉलिटिकल इशू हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो है बिग हर्डल ये है, ठीक है। अब अगर ये हर्डल भी पार हो गया, इसका उपाय है फोर्सफुली हमने ज़मीन एक्वायर कर लिया, तो अब अगले हर्डल की तरफ चलते हैं कि अगला क्या है। अगला है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। जब भी आप मान लीजिए कि इस नदी से जो है, इस नदी से पानी जा रहा है, ठीक है, इस नदी में बहुत सारे पक्षी वगैरह हैं। अगर आपने इस नदी का पानी इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इस नदी में पानी कम हो जाएगा, इधर पानी कम हो जाएगा। जब इधर पानी कम होगा तो इधर के जो जीव जंतु है, जो इधर का फ्लोरा फौना जो इस वाटर पे डिपेंडेंट है, उनको जो है दिक्कत होने लगेगा, ठीक है, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उसका भी स्टडी करना होता है। ये स्टडी करने में तीन से लेके 5 साल 7 साल तक लग जाता है कि क्या हो सकता है। ये इतना आसान बात है स्टडी करना। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक चीज़ होता है, वो किया जाता है ना, कि कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट करेगा। तो ये क्या दाल भात है क्या कि बनाएं और खटाखट खिचड़ी बना के निकलनी है? चलिए अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि जब नदी में पानी कम होगा, जैसे कि ये रिवर जा रहा था और इसका पानी हम इधर डाइवर्ट कर दिए दूसरे तरफ, ठीक है। अब इधर तो पानी कम हो गया, इधर पानी कम हो गया, ये डिक्रीज का साइन है, ठीक है, पानी कम हो गया है। तो अब इधर जो है मछली वगैरह का जो उत्पादन होगा या जो पानी पे डिपेंडेंट जो भी रोजगार का साधन होगा वो तो कम रहेगा, तो वो लोगों के आर्थिक आमदनी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो फिर वो लोग भी जो है अपोज करेंगे कि नहीं भैया ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप सोचिए कि कितने पॉइंट्स को कंसीडर करना है ये प्रोजेक्ट लाने के लिए। उसके बाद देखिए जब बड़ा बड़ा बांध बनेगा, जब बड़ा बड़ा लोड पड़ेगा, जब 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो है रिजर्वायर बनेगा, 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब आपको हम रिजर्वायर का एक आइडिया देते हैं, इतना बड़ा बड़ा भी रिजर्वायर होता है, ठीक है, 20 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा एरिया पूरा पानी में जो है चला जाएगा। ऐसा भी बांध बनता है। मान लीजिए कि ये पानी में चला गया, डूब गया, ठीक है। अब इस रिजर्वायर में डूबा तो यहाँ पे जितने पेड़ पौधे जो भी होंगे सब जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। और इतना जब पानी आएगा तो इसके नीचे जो जमीन होगा उसमें भूकंपीय गतिविधि आने का चांस हो सकता है। जब भी कोई बड़ा रिजर्वायर, बैराज, डैम ये सब बनता है तो ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं, उसका भी स्टडी किया जाता है। ऐसे नहीं खट से जो है कहीं भी जो है बांध बना के मिट्टी डाल के पानी जमा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब अगला चिंता की बात देखते हैं। अब देखिए जो पानी होता है वो आपको मालूम है कि राज्य का सब्जेक्ट होता है, स्टेट मैटर होता है, मतलब पानी के बारे में जो इनिशियल डिसीजन वगैरह होता है सब राज्य को लेना होता है। अब आप बताइए कि कोई भी नदी को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि एक नदी बह रहा है ये बिहार में, ठीक है, दूसरा बह रहा है यूपी, इसको कनेक्ट करने का बात चल रहा है, जोड़ने का बात चल रहा है। अब ये दो राज्य हर मुद्दे पर एक साथ एक मत होंगे तभी तो ये कनेक्ट होगा, है कि नहीं। अब सोचिए दो भाई में छोटा बात के लिए झगड़ा होता है तो उसके लिए पता नहीं कितना केस हो गया है, कितना दिन लग जाता है। और ये जो है दो राज्य की बात है। आपको बताइए कृष्णा गोदावरी का जो झमेला है, लफड़ा है, आप लोग सुन रहे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, कितने सालों से चला आ रहा है, नहीं खत्म हो रहा है ना। तो पहले कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इनको भी निपटाना है कि जितने सारे स्टेट हैं सब अपनी अपनी बातों पे जो है सब एक बात पे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, राजी हो जाएं, ठीक है। अब अगला चिंता की बात देखिए।
सीमा पार नदी का मुद्दा। अब देखिए सीमा पार नदी का मुद्दा आपको दिखा, जैसे कोई नदी है, ट्रांस बाउंड्री रिवर इसको बोलते हैं, है ना। जैसे कोई नदी है, जैसे गंगा है, आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में, आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको समझा रहा हूँ, ट्रांस बाउंड्री रिवर जो मतलब जो दो कंट्री के बीच में बह रहा है। तो मैं गंगा का एग्जांपल देता हूँ, सबने फरक्का बैराज का नाम सुना होगा। ये देखिए, ये जो है ये फरक्का बैराज है, ठीक है। ये यहाँ पे झारखंड की तरफ से रिवर आ रही है और ये जा रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है। ये इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो फाइनली ये जो रिवर आ रही है कहाँ घुसी, बांग्लादेश में घुस गई, ठीक है। एकदम ध्यान से आपको देखना है। अब हमने यहाँ पे एक बैराज बनाया, ये फरक्का बैराज बना के एक कैनाल बनाया, और ये ध्यान से देखिए मेरे पेन पे, ये कैनाल से, ये कैनाल है आपका, इस कैनाल से हमने वाटर को डाइवर्ट कर दिया और जाके नीचे हुगली नदी में ये जाके मिल गया है। तब देखिए ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। अगर हम इस रिवर का पानी, मान लो कि ये गंगा रिवर का पानी है, इसको हम कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, इधर डाइवर्ट कर रहे हैं, तब फिर ये बांग्लादेश चिल्लाने लगेगा, है ना, कि हमको कम पानी मिलेगा, आप क्यों डाइवर्ट कर रहे हो। तो इंटरनेशनल ट्रीटी भी होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी रिवर पे जो है कहीं भी वो पानी लेके चल दिए, ठीक है। अगर इंटरनेशनल कंट्री जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो उसमें हमें ये भी देखना है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हमारा समन्वय ठीक हो कुछ भी करने से पहले, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, मान लो कि दो रिवर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिवर मान लो यमुना है। अब ये सबको मालूम है कि यमुना प्रदूषित रिवर है। तो कोई भी प्रदूषित रिवर को हम एक साफ रिवर में कैसे जोड़ेंगे, है ना, तब तो वो दूसरी भी नदी प्रदूषित हो जाएगी। तो इसके बारे में हमें सोचना है कि जो दो नदियों को जोड़ने की बात हो रही है उनका पॉल्यूशन लेवल क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भौगोलिक कारण जैसे कि ढाल इत्यादि का होना, है ना। मान लो कि हमने यहाँ से रिवर चला और यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया, अब यहाँ पे बीच में जो है ना हाइट है, पहाड़ है, और उसके बाद इधर फिर ढलान है। तो क्या हम रिवर को जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। हमें ढलान भी देखना है, प्लस हम रिवर को बिल्कुल, हम कैनाल को बिल्कुल ऐसे ऐसे सांप की तरह भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। हमें जो है पॉपुलेशन को भी बचाना है, ठीक है। इन सारा चीज़ को देखने के बाद एक रिवर कनेक्शन के बारे में सोचा जाता है। मैं तो बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अभी डिटेल स्टडी और भी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली चिंता के बाद फंड की आवश्यकता है। अब देखिए हमारा पुअर कंट्री है, हमें स्कूल में जो है बच्चों को खाना देना है, ड्रेस देना है, बुक देना है। उसके बाद हेल्थ पे जो है हमें, हेल्थ हमारा पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड हर जगह अच्छा नहीं है। तो अब बताइए कि सरकार के पास लिमिटेड इनकम है, तो अगर उस इनकम को हमें सब चीज़ के बीच में डिवाइड करना है, तो अब मान लीजिए कि हमारे पास लिमिटेड, घर का मुखिया के पास लिमिटेड फंड है, तो अब वो देखेगा कि हेल्थ में कितना दें, है ना, और स्कूल वगैरह में कितना दें, रोड बनाने पे कितना दें, और रिवर पे कितना खर्चा करें। तो इसके बीच में थोड़ा वाइज डिसीजन लेना पड़ता है फंड एलोकेशन का, ठीक है। जैसे घर का गार्जियन के पास लिमिटेड इनकम होता है, तो वो डिसीजन लेता है कि कौन सा चीज़ ज़रूरी है, कौन सा चीज़ में थोड़ा सा वो किया जाता है। हाँ, पॉलिटिकल कारण होते हैं, कई काम जो है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से होते हैं, तो वो तो खैर सबको मालूम है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है कि मान लीजिए कि कोई रिवर है, यहाँ पे रिवर है और ये हम कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने में ये बड़ा सा रिजर्वायर बना रहे हैं, ठीक है। ये रिजर्वायर बना रहे हैं, मतलब जलाशय बना रहे हैं, और इसमें आदिवासी लोग रहता है। अब आदिवासी लोग का विस्थापन जो है बहुत बड़ा जो है एक जो है इशू है, ठीक है। क्योंकि आदिवासी को सिर्फ विस्थापित नहीं करना है, हमारा देश मानता है कि आदिवासी लोग का जो संस्कृति है उसको हमें बचाए रखना है। तो अगर आदिवासी लोग को विस्थापित करके हम शहर में ले जाएंगे तो उनका संस्कृति तो बचेगा नहीं, ठीक है। तो आदिवासी और जनजाति लोगों को विस्थापित करके कोई प्रोजेक्ट लाना जो है सरकार के पॉलिसी के हिसाब से अभी ठीक नहीं है। वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल से जो है उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक चिंता की बात है। अब अगला चिंता का बात आपको बता रहे हैं। अब नदी का पानी जब डाइवर्ट होगा तो मीठा पानी जो है ना वो कम होगा, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम को थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखिए ये गंगा नदी है, ठीक है, ये कोलकाता है, ध्यान से, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में मैच कर रही है, ठीक है। अब आप सभी लोगों को मालूम है कि ये सुंदरबन है। तो अगर गंगा नदी का पानी हमने कहीं और डाइवर्ट किया
तो फिर यहाँ पे मीठा पानी का कमी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब मीठा पानी का कमी होगा तो सॉल्ट का जो लेवल होगा, जो मात्रा होगा इस पानी में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन से पानी में? जो इसके माउथ पे है। मैं माउथ की पानी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको मालूम है कि माउथ में मैंग्रोव वगैरह कितने ज़्यादा होते हैं। ये सुंदरबन है, सुंदरबन का इलाका है। ठीक है, अब मैंग्रोव वगैरह कितने होते हैं, बहुत सारे फ्लोरा एंड फाउना है। हमारा जो है ये ग्रीन बेल्ट है, तो यहाँ पे एक पानी का में सॉल्ट का लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पानी का कमी होगा वहाँ पे फ्लोरा फाउना पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये भी एक जो है चिंता का विषय है जब हम नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो ओके, चलिए अब एक चीज़ और, ये जस्ट साइट से मैंने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स पे ये स्टेटस वगैरह। देखिए एक परियोजना के लिए हमें कितना क्लियरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे आप माउस पे देखिए, सीरियल नंबर देखिए 1 है ना, इकोनॉमिक क्लियरेंस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से, वाइल्ड लाइफ चाहिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल से ट्राइबल का क्लियरेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस चाहिए। ठीक है, और मैं एक बार ये दिखाता हूँ कि क्लियरेंस लेने के लिए जो कमिटी होती है जिसके सामने हमें जाना पड़ता है, कोई भी आदमी जाता है, अधिकारी लोग जो जाता है, तो कमिटी में जितने सारे प्रश्न उठाए जाते हैं उसका जवाब देना होता है। कमिटी में जो लोग होते हैं उनका क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबको सेटिस्फाई जब किया जाएगा, सबके क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा, तभी जाके क्लियरेंस मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता। ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है, आप देख लीजिए, ये एक मीटिंग का ही मैंने डाउनलोड किया है। आप देखिए कि इस कमेटी में कितने लोग हैं, ये देख लीजिए कहाँ कहाँ के लोग हैं। सीरियल नंबर 1 डायरेक्टर NIH रुड़की, 2 डायरेक्टर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, डायरेक्टर सेंट्रल वाटर कमीशन NNRI। आप देख लीजिए कि सारे टॉप के लोग, साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इतने सारे मेंबर की कमेटी होती है। इनके सामने हम लोग मतलब अधिकारी लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, और प्रेजेंटेशन देने के बाद जब ये लोग सेटिस्फाई होते हैं तब किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल देते हैं कि ठीक है अब ये किया जा सकता है। अब इतने विद्वान लोग हैं और सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, प्रो इन्वायरमेंट मेंबर हैं, तो बहुत जो है चैलेंजिंग होता है इन लोगों को जो है इन लोगों के क्वेश्चन का जवाब देना और एक किसी प्रोजेक्ट का जो है क्लियरेंस ले लेना। चलिए अब इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। होप कि मैंने जो जितना भी बताया हो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि कोई त्रुटि ना हो इसमें। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लस खान सर को तो मेरे तरफ से निवेदन है ना, अब उनको भी क्लियर हो जाएगा अगर शायद वो वीडियो देखे कि अधिकारी लोग जो है ना, वो अधिकारी लोग, सारे अधिकारी ये तोंद निकाल के नहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग काम भी करते, हो सकता है कि उन्हीं का स्टूडेंट का अधिकारी बन जाए, है ना। सारे अधिकारी वैसे नहीं होते हैं, सबको अब मालूम है कि काम नहीं करेंगे तो BSNL हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, और रेलवे जो है कैसे हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि रेडिकल थिंकिंग ज़रूरी है, ठीक है, बैलेंस थिंकिंग भी ज़रूरी है, लेकिन एक्सट्रीम थिंकिंग नहीं करना चाहिए। कुछ भी पढ़ें तो हर तरह से हर चीज़ सोचें। ठीक है, और मेरे स्पेशली सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। टिल देन गुड बाय। कुछ दिन में फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा।